नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम राजेंद्र नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के राजीव गंभीर जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। राजीव जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया सर, राजेंद्र नगर विधानसभा में फिलहाल क्या क्या समस्या बनी हुई है? समस्याएं तो पिछले कई सालों से काफ़ी हैं। जैसे कि अगर हम पांडानगर की बात करें, नारायणा की बात करें, झुग्गी झोंपड़ियों की बात, जैसे क्लस्टर की बात करें, सीवर की समस्या है। सीवर जो है वहाँ पे नए बन गए, करप्शन का मुद्दा है, क्योंकि जो सीवर के ऊपर खर्चा हुआ है वो सीवर अभी तक औपचारिक रूप से अच्छी तरह से चालू नहीं हुए। सीवर का ड्रेन नहीं है, ब्लॉकेज है, डिस्टिल्टिंग नहीं हुई है, सड़कें खराब इस समय चल रही हैं, कूड़ा कहीं से उठाया जा रहा है, कहीं से नहीं उठाया जा रहा। तो एमसीडी जो है अपने कामों के अंदर सफल नहीं हो पाई है और पब्लिक को बहुत सारी समस्याएं हैं। वही दुर्गेश पाठक की बात की जाए तो उन्होंने जीतने के पश्चात कुछ भी काम नहीं करवाया। दुर्गेश पाठक जी का जो अभी इस समय सबसे बड़ी समस्या उनकी ये है कि उनका नाम ईडी में इन्वॉल्व है। तो जब वो घर से सुबह उठते हैं तो सबसे पहले वो वकीलों के पास जाते हैं। उनको क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। अभी इस समय उनके ध्यान में सिर्फ एकमात्र बात है, किसी तरह वो जेल ना जाए। तो क्षेत्र के विकास के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में उनके मन में कोई भी विचार नहीं है। आप जनता के बीच जाते तो जनता परिवर्तन चाहती है सर? जनता परिवर्तन भी चाहती है, जनता डबल इंजन की सरकार भी चाहती है। जनता ये भी चाहती है कि उन्होंने एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी को वोट देके भी गलती करी है। और हमारा अपना मानना ये है कि लंबे अरसे के समय के बाद में विधानसभा के अंदर बीजेपी 70 में से 50 सीटों पर जीत के अपनी सरकार बनाएगी इस बार। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के जो लोकसभा चुनाव हुए इस बार सर, आप तो 5-5 लाख वोटों से जीते थे, इस बार सर 80,000 90,000 वोटों से जीत रहे हो सर। देखिए क्या रिवर्स हो रही है भाजपा? नहीं, भाजपा रिवर्स नहीं हो रही है। इसके अंदर कारण ये है कि कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का गठबंधन हुआ था, वो वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया जी। और पहले त्रिकोणा मुकाबला हुआ करता था, वो अब एक मतलब दो गुटों के बीच में मुकाबला है। तो उसके अंदर तो वोटों का फर्क पड़ना ही था, ये स्वाभाविक था। जी। इस बार गंभीर जी बताइए, 25 में क्या लगता है, कितनी सीट आने की संभावना लगती है आपको? क्योंकि 93 से 98 के बाद दिल्ली विधानसभा में आपकी सरकार नहीं बन पाई सर। जैसा मैंने आपको कहा, 70 में से 50 सीटें भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी। कितनी सीटें? 50 सीट। तो पूरी तरह से सरकार बना रहे हो सर आप? हाँ जी, सर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। पार्टी आपको मौका दे सर 25 के लिए, तो आप फाइट करोगे? देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व पे निर्भर करता है कि अगर वो जिसको भी जिम्मेवारी देगी पार्टी के, हम तो कार्यकर्ता हैं और अगर मौका देगी तो जरूर लड़ेंगे। कब से जुड़ा हुआ आपका भारतीय जनता पार्टी से? मैं अभी चंद महीनों पहले, मैं पहले कांग्रेस के अंदर राष्ट्रीय प्रवक्ता था, मैं यहाँ का जिलाध्यक्ष भी रहा हूँ मैं। और दिसंबर में, क्योंकि एक तो कई चीज़ें थी जो मेरे को प्रभावित की। मोदी जी से मैं 2 बार मिला और उनकी जो सोच है, उनकी नीतियाँ और जिस प्रकार से वो कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं भी आपको दूंगा। कांग्रेस के अंदर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि सदस्यता अभियान के लिए सोनिया गांधी ने या राहुल गांधी ने खुद शिरकत की हो। पहली बार मैंने ऐसा देखा और बहुत भव्य सीन था कि जिसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये खुद स्टेज पर आए और वर्कर के साथ मिलकर, भाजपा के सभी वर्कर, मैं भी वहीं पे उपस्थित था, वर्करों के साथ मिलकर अपनी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर दी है। तो ये अपने आप के अंदर एक बहुत विचित्र अनुभव है, मेरे लिए तो बहुत विचित्र अनुभव है। जहां तक हम बात करें कांग्रेस की, गांधी परिवार इस समय बहुत सारे करप्शन केसेस में लिप्त है। बेल के ऊपर वो आगे अपना राजनीतिक जीवन, राजनीतिक नहीं, राहुल गांधी भी, सोनिया गांधी भी, अब बेल के ऊपर वो अपना राजनीतिक जीवन की रोटियां सेक रहे हैं। मैं तो ये भी अचंभे के अंदर हूँ कि अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने करप्शन किया है, और नेशनल हेराल्ड की बात की जाए या यंग इंडिया की बात की जाए, बड़े संगीन इशू है। और देश के अंदर पहली बार एक सीएलपी लीडर बना है जो बेल पे है, ये अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसके बारे में अभी तक कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोई ना कोई राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता इस बात को उठाएगा और संज्ञान लेगा कोई ना कोई इसका। वहीं सर कोलकाता में बात करें, कोलकाता में जो महिला डॉक्टर थी उसके साथ दुष्कर्म किया गया, क्या ममता सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, ममता जी को? देखिए, ममता बनर्जी पिछले कई सालों से वहाँ पे रिलीजियस सेंटिमेंट्स की राजनीति कर रही है और ये देश के लिए बहुत घातक है, बहुत घातक है। आपने देखा बांग्लादेश के अंदर क्या हालत हुए। अभी हमारे देश के अंदर, ये मेरा मानना है, मेरा व्यक्तिगत मानना है
कि क्योंकि उनकी जो रिलीजियस पार्टीशंस की जो पॉलिटिक्स करती हैं वो, उस पॉलिटिक्स की वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बड़े और जल्दी ही अनस्टेबिलिटी आने वाली है। वहाँ पे हिंदुओं का पलायन हो रहा है। वहाँ पे मैं मानता हूँ कि सरकार किसी न किसी तरीके से माइनॉरिटी को प्राथमिकता देती है और अपने आप में ये किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर सही नहीं है। इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी को निश्चित रूप से इस्तीफा देना चाहिए। वहीं सर बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा जा रहा है, ये भी बता दीजिए। बांग्लादेश के अंदर हिंदू के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया जो अभी बांग्लादेश में मोदी हो जी रहा कोई है, ठोस एक्शन ले सकते हैं? मोदी जी अपने आप में क्योंकि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अंदर सरकार को बर्खास्त करना अभी उचित नहीं रहेगा। लेफ्टिनेंट जनरल है वहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनके सानिध्य के अंदर ये बात है, तो जो भी वो निर्णय लेंगे वो सोच समझ के लेंगे। सर आपने बताया नहीं 25 में आपकी तैयारी रहेगी। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ क्षेत्र के अंदर, क्षेत्र के डेवलपमेंट के, लोगों की समस्या को उठाने का जो जिम्मेवारी मेरे को दी जाती है उसको उठाता हूँ। लोगों को जो भी जिस प्रकार की राहत देनी चाहिए एज ए वर्कर, बीजेपी वर्कर, वो करने की कोशिश करता हूँ। बाकी तो नेतृत्व पे है कि वो क्या करते हैं। आपके क्षेत्र में सर बिजली लगने से जो स्टूडेंट आईपीएस की पढ़ाई कर रहे थे दुर्घटनाग्रस्त हो गए सर, उसके बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। मेरा अपना मानना ये है कि इसके अंदर जो इंक्वायरी चल रही है उसके अंदर एक जेई को भी अभी निलंबित किया गया है। मेरा अपना मानना ये है कि जो बिल्डर्स हैं, क्षेत्र के बिल्डर्स जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बनाई, खाली उसी एक बिल्डिंग का मसला नहीं है। अभी एमसीडी ने एक मुहिम स्टार्ट करी है जिसमें सभी बेसमेंट्स को सील किया जा रहा है क्षेत्र के अंदर। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि ये बनी कैसे, और ये अभी तो बनी नहीं, ये बनी है कई सालों पहले। अब इसमें तो मैं यही बात करूंगा कि काउंसलर का भी इसमें नाम आना चाहिए। जो क्षेत्रीय काउंसलर है उसकी भी जिम्मेवारी बनती है। अगर उसके क्षेत्र के अंदर अनधिकृत कंस्ट्रक्शन हो रही है और उनके संज्ञान के अंदर तो होगी जरूर, और अगर उन्होंने अलाउ किया तो भ्रष्टाचार इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो पीसी एक्ट के तहत भी केसेस रजिस्टर होने चाहिए। आज तक दुर्भाग्यपूर्वक है कि पीसी एक्ट के अंदर केसेस रजिस्टर नहीं हो रहे, ये भी होने चाहिए। इन मुद्दों को लेकर चावला जी से पूछा गया तो वो कह रहे कि जिस टाइम में एमसीडी थी उस टाइम में गवर्नमेंट भी तो किसी और की रही। मैं देखिए उन बातों के अंदर नहीं जाना चाहता। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी पार्टी रही हो, कोई भी काउंसलर रहा हो, अगर उसके क्षेत्र में गलत काम हो रहा है तो वो उसकी जिम्मेवारी बनती है। मैं पार्टी से हट के बात करता हूँ, मैं उन जिंदगियों के बारे में सोचता हूँ, उन माँ बाप के बारे में सोचता हूँ जिनके छोटे छोटे बच्चे चले गए। इनका तो अभी जिंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी। ये बड़ा संगीन विषय है, दिल को छूने वाला विषय है, और हम सबको पार्टी लेवल से हट के बात करनी चाहिए। देश के निर्माण की बात है। हम बात करते हैं कि हमारे को 2047 के अंदर विकसित भारत बनना है। विकसित भारत बनने के लिए सबसे पहले जो हमारा कदम होगा वो होगा करप्शन को रोकना। करप्शन को रोकना पॉलिटिकल लेवल पे भी और ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे भी। ब्यूरोक्रेटिक लेवल जो एमसीडी के अंदर करप्ट है वो सभी जानते हैं। एक छज्जा भी नहीं बन सकता जब तक आप पैसे ना दें। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये। मेरे पास बहुत सारे लोग अभी आए हैं जो मुझे कहते हैं कि बेसमेंट्स के अंदर सीलिंग चल रही है, तो जो लोग पैसे दे रहे हैं उनकी बेसमेंट सील नहीं हो रही। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार बढ़ ही रहा है सर। एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार अपने आप में एक चरम सीमा पे है। भाई पैरोल पे सर मनीष सिसोदिया जी आए हैं, क्या लगता है उनसे आने से कुछ परिवर्तन होगा 25 में? ये बड़ा हास्यास्पद बात है कि पेरोल पे वो आए, पेरोल पे नहीं, बेल पे आए हैं वो। तो बेल पे आने के बाद में केस चल रहा है, केस चलेगा उनका, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो संज्ञान के अंदर उन्होंने बात ली है वो ये की है कि अभी ये केस लंबा चल रहा है, और उन्होंने उनको अभी आम आदमी पार्टी जश्न मना रही है अपने आप के अंदर। ये तो समझ ही नहीं आता क्यों मना रही है, क्योंकि केस भी चल रहे हैं। वो अभी इस समय आरोपी भी हैं, वो घेरे के अंदर भी हैं, उनको सजा होना निश्चित भी है, क्योंकि ईडी के पास और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत हैं कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थे। अंत में दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे गंभीर जी? मैं यही कहना चाहूँगा कि भी मोदी जी जो हैं वो देश के एक ऐसे नेता हैं, कई अरसे के बाद आए, जिन्होंने देश के निर्माण के अंदर अपना सब कुछ अर्पित कर दिया, और हमारे को ये उनके साथ खड़ा होना और उनके साथ सपोर्ट करना, और भारतीय जनता पार्टी को कम से कम दिल्ली के अंदर 50 सीटें जिताकर दिल्ली की सरकार बनवाना,
और एमसीडी के अंदर भी आगे वाले चुनावों के अंदर एक बीजेपी की सरकार बने, ताकि तीनों सरकारें मिलकर दिल्ली का एक डेवलपमेंट कर सकें। हम सब जानते हैं जब शीला दीक्षित थी उन्होंने क्षेत्र में काम किया था, लेकिन आम आदमी पार्टी के आने के बाद वो बिल्कुल शून्य पे आ गया है। तो अब दिल्ली की जनता को ही सोचना है कि हमारे को किसको इस बार विजय बना के सरकार बना। बहुत बहुत धन्यवाद गंभीर जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की। शुक्रिया, धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू।